आसिफ खान, ब्रोकर, रीमैक्स रियल स्टेट प्रॉपर्टी। दोस्तों, आज ये व्लॉग जो मैं बना रहा हूँ आपकी खिदमत में, बेसिकली ओंटारियो कनाडा में जो आप जब प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं उस वक़्त क्लोजिंग जो कास्ट होती है उसकी डिटेल्स आपके खिदमत में पेश है। इसमें मैं अमाउंट का जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि अमाउंट जो है वो बाज़ औक़ात वेरी करती है। अच्छा, सिटी बाय सिटी भी वेरी करती है और प्रोविंस बाय प्रोविंस भी वेरी करती है, लेकिन टाइम बाय टाइम भी वेरी करती है। मतलब है कि बाज़ औक़ात ये होता है सिटीज़ जो हैं किसी वक्त भी अपनी टैक्सेस और उनका जो रेशो है वो बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं, तो वो मैं जिक्र नहीं करूँगा। लेकिन बेसिकली जो 10 क्लोजिंग कास्ट हैं वो आपकी खदमत में पेश करना चाहता हूँ ताकि इस वीडियो के ज़रिए से आप इसको महफूज कर लें या सुने तो अपने पास लिख लें, ताकि आने वाले वक्त में ये जब भी आप घर बाय करें तो आपको ये काम आए। जो सबसे पहला बड़ा ओंटारियो में जो ख़र्चा है क्लोजिंग कास्ट, या इस तरह कह लें जो पाकिस्तानी और उर्दू और ज़बान में रजिस्ट्री कह लें, जब घर आपके नाम मुंतकिल हो रहा होता है तो सबसे पहला ख़र्चा है वो है लैंड ट्रांसफ़र टैक्स। अब इसमें सिटी बाय सिटी कुछ कमी पेशी हो सकती है, लेकिन लैंड ट्रांसफ़र टैक्स आपको ओंटारियो में देना ही देना है। ठीक है जी, ये एक सबसे बड़ा क्लोजिंग कास्ट का खर्चा है। दूसरे नंबर पर अप्रेजल फ़ी। अब जब आप मॉर्गेज के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर जो बैंक है या लेंडर है, ए बी सी 3 तरह के लेंडर होते हैं। ए में बड़े बैंक आ जाते हैं, बी में छोटे जो उनकी ट्रस्ट कंपनीज हैं, और सी में प्राइवेट लेंडर्स आ जाते हैं जो अपनी ज़ाती रकम आपको लैंड करते हैं सर्टेन परसेंटेज पे, इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है, अब वो क्या करते हैं कि वो जब आप घर ख़रीद रहे होते हैं तो वो अपने इंडिपेंडेंट एक अप्रेजल से अप्रेज करवाते हैं प्रॉपर्टी। मकसद क्या होता है कि फ़र्ज़ किया आपने एक घर $10 लाख का ख़रीदा है, तो वो उनकी कोशिश ये होती है कि वो पहले गारंटी करें कि ये घर वाकई इतने का है। अच्छा, उसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ ना कुछ, मसलन जितने का आपने ख़रीदा होता है, जो अप्रेज़र है वो अपने नुक्ता नज़र से प्रॉपर्टी की वैल्यू लगाता है, अप्रेज करता है, तो उसमें 90% से ज़्यादा या इतने जो वैल्यू पे आपने घर ख़रीदा होता है ना, उससे कम वैल्यू आती है। वो फिर क्या प्रॉब्लम होती है कि मसलन आपने 10 लाख का घर ख़रीदा, 20% आपने डाउन किया, उसके अंदर 2 लाख रुपया बन गया आपका 20%, आपने 20% डाउन कर दिया, बाकी जो 8 लाख है वो मॉर्गेज वाले ने देना है। अब वो होता क्या है कि उसने अप्रेज की प्रॉपर्टी, वो 10 लाख की अप्रेज नहीं हुई, वो हो गई 950 की, 925 की, या 9 लाख की, वट जितने की भी हो गई। ठीक है जी, अब उसने वो बैंक को भेज दी कि ये इतनी प्रॉपर्टी है। अब आपने 20% डाउन करना है, 2 लाख, तो 10 लाख में से 2 लाख वो माइनस कर दें। अब वो जो अप्रेजल उसने भेजी है उसमें भी उसने 50, 60, 70 जितना भी कम किया है एक्चुअल प्राइस से, वो भी आपको देना पड़ेगा। ये भी आप जहन में रखें, क्योंकि जब प्रॉपर्टी अप्रेज होती है तो जो प्रॉपर्टी की प्राइस है बैंक वही प्राइस लगाता है, मॉर्गेज उसी पे देता है कि जी ये ठीक है, हमने अप्रेजल हुई है उसमें इसकी प्राइस आई है 9,25,000। ओके, अब 9,25,000 में से 2 लाख आपने दे दिए, 7,25,000 बच गए। अब बैंक आपको देगा 7,25,000, लेकिन आपने वकील से क्लोजिंग करवाने के वक्त पे 8 लाख देने हैं, क्योंकि आपने 2 लाख दे दिए तो 10 लाख की प्रॉपर्टी, तो बाकी 8 लाख बच गए। अब बैंक आपको दे रहा है 7,25,000, अब आपको 75,000 जो माइनस है उसमें कम है वो मैच करने पड़ेंगे। तो ये अप्रेजल इसलिए होती है। अब आगे आ जाए लीगल फीस। इसमें वकील की फीस होती है, पेपर्स, डॉक्यूमेंट, सर्चेज,
ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो वकील की फ़ीस आ गई। अब आगे एक होती है होम इंस्पेक्शन। ठीक है जी। होम इंस्पेक्शन जो है वो ख़रीदार के फेवर में होती है। बायर जो होता है, जो प्रॉपर्टी घर खरीद रहा है, उसके फेवर में होती है। अब वो जब इंस्पेक्शन करवाता है तो प्रॉपर्टी में जो छोटे छोटे जो कमियां हैं वो सारी निकाल के आपके सामने रख देता है, खरीदार के सामने, कि भाई इस प्रॉपर्टी में ये मसाइल हैं, ये प्रॉब्लम है, और आपने सेलर से निगोशिएशन करनी है फिर कि जी ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी मैं ले सकता हूं या नहीं ले सकता। नहीं ले सकता क्योंकि इसमें इतने सारे मसाइल हैं। अच्छा, अगर लूंगा तो मेरी कंडीशन है कि ये चीज़ें आप ठीक करवा के दें। तो वो जो खर्चा है आपका होम इंस्पेक्शन का, वो आपके फ़ायदे में होता है। बहुत सारी चीज़ों का आपको पता चल जाता है। ठीक है जी। तो इस वजह से आपको होम इंस्पेक्शन लाजमी करवानी चाहिए, क्योंकि इसका आपसे ताल्लुक है और आपकी जेब से ताल्लुक है, आपके पैसों से ताल्लुक है। अगर आप बगैर इंस्पेक्शन के घर ले लेंगे तो फिर वो जो तमाम कमज़ोरी हैं जो घर के अंदर नुक्स हैं वो आपको खुद ठीक कराने पड़ेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आपने लेनी है होम फायर इंश्योरेंस, जो ओंटारियो में बल्कि कनाडा में ऑलमोस्ट हर ख़रीदार के ऊपर लाजमी है कि वो फायर इंश्योरेंस ख़रीदे। मसलन घर में कोई डैमेज हो जाता है, कोई आग लग जाती है, कुछ और नुकसान हो जाता है, तो वो इंश्योरेंस कवर करती है। वो भी, उसके भी आपको बाज़ औक़ात 2 महीने का प्रीमियम एडवांस देना पड़ता है, वरना 1 महीने का तो देना ही देना होता है। ठीक है जी। होम फायर इंश्योरेंस। उसके बाद आ गया न्यूली कास्ट ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड होम्स। ठीक है जी। इसमें बुनियादी तौर पे ऐसे जो खर्चे होते हैं जो नए घर में कुछ चीज़ें बिल्डर जो है वो आपके ज़िम्मे डाल देता है। ठीक है। तो वो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, उसकी डिटेल में जाऊंगा तो पूरी 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। लेकिन आपने जहन में रखना है, जब आप नया घर खरीद रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसे खर्चे निकल आते हैं। मसलन नए घर में आपने ये ज़रूर होगा अप्लाइंसेस जो है। अच्छा, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बाय करनी पड़ती हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक और आगे आ गया प्रीपेड कास्ट। अब जब आप रीसेल घर खरीद रहे हैं तो फॉर एग्जांपल 1 साल की टैक्सेस भरे हुए हैं सेलर ने, जो घर बेच रहा है। ठीक है जी। उसने 1 साल के, अब उसने 8 महीने के बाद प्लान किया कि मैं अपने घर बेच दूंगा। अब जो 4 महीने के उसने टैक्सेस एडवांस में जमा कराए हुए हैं वो आपको देने पड़ेंगे। कुछ रेंटल चीज़ें होती हैं घर में, उनका 1 साल का टैक्स दिया हुआ है तो वो आपको देने पड़ेंगे, जो बाकी मंथ आपके बचे में। तो ये जहन में रखें, प्रीपेड कास्ट किसी भी चीज़ के ऊपर जो एडवांस में जमा कराई हुई है और वो टाइम अभी बचा हुआ है, वो खर्च नहीं हुआ या वो इस्तेमाल नहीं हुआ, तो फिर वो पैसे भी आपको मालिक को देने पड़ेंगे, जो सेलर है उसको देने पड़ेंगे। ठीक है जी। और टैक्सेस ऑन मॉर्गेज इंश्योरेंस। मॉर्गेज इंश्योरेंस पे, मॉर्गेज के ऊपर 2 चीज़ें होती हैं। एक, आपने डिफ़ॉल्ट की हवाले से इंश्योरेंस लेनी होती है, एक उसके ऊपर टैक्सेस होते हैं। ठीक है जी। तो ये दोनों चीज़ें आपको पे करनी पड़ेंगी। और ये जहन में रखें, बैंक जो मॉर्गेज देता है वो इंश्योर्ड किए बगैर, अगर आपने 20% डाउन नहीं किया, 20% से लेस किया है, 5%, 10%, 15%, तो वो आपको मॉर्गेज इंश्योरेंस लेनी है। ठीक है जी। अब उसके बाद आ गया एक और ख़र्चा जिसको बोलते हैं टाइटल इंश्योरेंस। टाइटल जो है वो एक, जो जिस आपके नाम पे जो प्रॉपर्टी है, आपका जो नाम है उसके ऊपर वो उसको बोलते हैं टाइटल। उसमें बेसिकली क्या होता है कि कोई भी रजिस्ट्री में या प्रॉपर्टी के ओनरशिप में गड़बड़ ना करे। अगर करेगा तो उसकी जिम्मेदार इंश्योरेंस कंपनी होगी। तो टाइटल इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है जी। अब इसमें आगे आ जाएं मूविंग कास्ट। आखिर में आपने सारी चीज़ें दे दी, मॉर्गेज दे दी, डाउन पेमेंट भी दे दी, सारे खर्चे भी दे दिए, तो एक आखिरी खर्चा होता है। जाहिर है जहाँ पर आप रह रहे हैं पहले, वहाँ से आपने अपना सामान उठा के नई जगह पे आना है।
नई जगह पे जब आप आएंगे तो उसके लिए मूविंग अखराजात ये भी तकरीबन 900,000 रुपये से डॉलर से लेके और आगे तक थ्रू ऑन चले जाते हैं। बाज़ औक़ात जो मूवर्स हैं वो बाई रूम चार्ज करते हैं। मसलन आपके घर जहाँ से वो सामान उठा रहे हैं, एक रूम का है तो उसकी सर्टेन अमाउंट होगी, 2 रूम का है तो उसकी और अमाउंट होगी, 3 रूम का है तो और अमाउंट होगी, 4 का है तो और अमाउंट होगी, और उसके साथ फिर आपके गराज में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, वो उसको देख के उसकी कास्ट लगाते हैं कि ठीक है जी, ये तकरीबन 8, ये मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ, 800 से लेके 1500 2000 तक भी ये मूविंग कास्ट जा सकती है। तो आपके जहन में होना चाहिए, मैं ब्रीफ कर देता हूँ, लैंड ट्रांसफ़र टैक्स, अप्रेजल फ़ी, लीगल फ़ी, होम इंस्पेक्शन और होम लाइफ इंश्योरेंस, कास्ट ऑफ न्यूली कंट्रस्टेड होम और प्रीपेड कास्ट जो घर मालिक ने पहले दी हुई है, टैक्स ऑन मॉर्गेज इंश्योरेंस, टाइटल इंश्योरेंस और मूविंग कास्ट। उम्मीद है आपको इस मेरी वीडियो से काफ़ी सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिली होंगी और आप इसको महफूज रख लें या लिख लें, तो ये आपके जिस वक्त भी आपने घर बाय करना है तो ये आपके काम आएगा। थैंक यू वेरी मच।